ओके सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम डीबगिंग टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग, टॉप डाउन एंड बॉटम अप अप्रोच और के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज डीबगिंग टेक्निक के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो डीबगिंग टेक्निक क्या होती है? सबसे पहले देखो, डीबगिंग से आप क्या समझते हो, पहले इस चीज को एनालाइज करो। देखो डीबग, एक सेकेंड। हाँ, डीबगिंग क्या होता है? डीबगिंग वो प्रोसेस होता है, इट इज अ काइंड ऑफ प्रोसेस जिसमें हम प्रोग्राम में एरर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिक्स कर देते हैं। ठीक है, क्या होता है डीबगिंग? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम प्रोग्राम के अंदर, किसी भी प्रोग्राम के अंदर एरर्स को या बग्स को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर उन्हें एनालाइज करते हैं और उनको फिक्स कर देते हैं। ये डीबगिंग टेक्निक होती है। ठीक है, डीबगिंग इसी को कहते हैं हम। क्या लिखा है, हम ये भी पढ़ लेते हैं। एक सेकेंड, डीबगिंग, हाँ, क्या लिखा है? इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डीबगिंग इज अ प्रोसेस। एक, अरे यार गलत पेन चुन गया, सॉरी। हाँ, इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डीबगिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग बग्स इन अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। मैंने अभी बताया डीबगिंग क्या होता है, प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम बग्स को फिक्स करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के अंदर के बग्स को फिक्स करते हैं। इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग, एनालाइजिंग एंड रिमूविंग एरर्स फ्रॉम अ सॉफ्टवेयर। क्या क्या है? इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग, रिमूविंग एरर्स, ठीक है, आइडेंटिफाइंग भी, सॉरी, है ना। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। डीबगिंग की कभी भी डेफिनेशन आए तो ये जरूर लिखना कि डीबगिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम एरर को आइडेंटिफाई करते हैं, एनालाइज करते हैं और रिमूव करते हैं। ठीक है, डीबगिंग स्टार्ट्स when the software does not run or produce the correct output and continue until the program is solved and the software works correctly after testing। debugging start कब होती है? जब सॉफ्टवेयर डज नॉट रन, जब सॉफ्टवेयर रन नहीं होता उससे पहले होती है, और जब, या जब तक वो करेक्ट आउटपुट को बना नहीं देता, जब तक करेक्ट आउटपुट दे नहीं देता, तब तक जो है डीबगिंग चलती रहती है। डीबगिंग इज अ कंसिडरेशन considered sorry Debugging is considered as a complex and time consuming task because error can occur at different stages and each error must be carefully identified and resolved। देखो, जो डीबगिंग होती है ना, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज मानी गई है, कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग टास्क माना गया है। क्यों? क्योंकि ये किसी भी स्टेज पे आ सकती है। ऑब्वियसली एरर आ गई, हमें उसको, एरर को रिमूव करने के लिए हम डीबगिंग टेक्निक यूज करेंगे, और एरर तो कहीं भी आ सकती है, राइट। तो अब मान लो किसी बड़े से कोड के कहीं बीच में एरर आ गई, उसको डीबग करने बैठेंगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग टास्क है ना, और कॉम्प्लेक्स भी है। हो तो जाता है, होता है, इजीली डीबगिंग सॉल्व कर सकता है, हर कोई कर सकता है, लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग होगा, और उसके लिए हमें एरर को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा केयरफुली और उन्हें रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही डीबगिंग की डेफिनेशन है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर आप कॉपी में लिखना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका स्टेप्स। क्या क्या होते हैं डीबगिंग को, डीबगिंग के लिए स्टेप्स क्या क्या होते हैं, कैसे हम डीबगिंग करते हैं? सबसे पहले क्या है? प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होती है और रिपोर्ट प्रिपरेशन होती है। सबसे पहले एरर आएगा तो ऑब्वियसली आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे ना, भैया प्रोग्राम में एरर है कहाँ, प्रोग्राम में कहाँ पे एरर है वो आइडेंटिफाई करोगे। मतलब टू क्लियरली अंडरस्टैंड द एरर, दिस इज बेसिकली प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड रिपोर्ट प्रिपरेशन। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड स्टेप क्या होता है? असाइनिंग द रिपोर्ट टू अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू वेरीफाई वेदर द डिफेक्ट इज जेन्युइन। उसके बाद आप क्या करते हो, जो रिपोर्ट बनाते हो, जो आइडेंटिफाई करते हो एरर, उसकी रिपोर्ट बना के आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर को देते हो। ये हम बेसिकली बहुत बड़े प्रोग्राम की है, बहुत बड़े सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली छोटे जो आपके पर्सनल लेवल जो प्रोग्राम्स होते हैं उनकी बात नहीं कर रहे हैं, बहुत हम सॉफ्टवेयर, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। तो उनको आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर को सौंपते हो और वो वेरीफाई करवाते हो क्या ये एरर जेन्युइन है, कहीं ऐसा तो नहीं छोटी सी एरर हो गई कोई। डिफेक्ट एनालिसिस, उसके बाद आप डिफेक्ट को एनालाइज करते हो यूजिंग टेक्निक्स लाइक मॉडलिंग, डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू, लोकेटिंग पॉसिबल फॉल्ट्स एंड टेस्टिंग। ये चारे सारी टेक्निक्स को यूज करके आप डिफेक्ट को एनालाइज करते हो। देन इसके बाद डिफेक्ट रिजोल्यूशन, इसके बाद ऑब्वियसली एनालाइज कर ली डिफेक्ट, अब इसके बाद आप रिजॉल्व करोगे बाय मेकिंग द रिक्वायर्ड चेंजेस इन द सिस्टम।
सिस्टम के अंदर रिक्वायर्ड चेंजेस करोगे, डिफेक्ट को रिजॉल्व करोगे, उसके बाद वैलिडेट करोगे करेक्शंस को वैलिडेट कर दोगे टू इंश्योर प्रॉब्लम हैज बीन फिक्स। मतलब करेक्ट करने के बाद लॉन्च कर दोगे, वापस से वैलिडेट कर दोगे, ठीक कर दोगे सब कुछ, ठीक है। तो ये आपके स्टेप्स जो हैं होते हैं, स्टेप्स इन्वॉल्व इन डीबगिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? आउटकम्स। यस। आप डीबगिंग से आपको आउटकम्स क्या क्या मिलते हैं भैया? क्या रिजल्ट क्या मिलता है आपको डीबगिंग से? देखो, सबसे पहला आपको ये पता चल जाता है कि कॉज ऑफ एरर क्या है। जब आप डीबगिंग करते हो तो दो चीजें हो सकती हैं, सिंपल ये समझो, छोड़ो बाकी सब चीजें। जब डीबगिंग करते हो दो चीजें मिल सकती हैं, पहला एरर मिल जाएगी, दूसरा एरर नहीं मिलेगी। ठीक है। एरर या एरर का कारण जो भी आप बोल सकते हो, कॉज ऑफ एरर या एरर, वट एवर यू वांट टू से यू कैन। ठीक है। कॉज ऑफ एरर आपको मिल जाएगी, फाउंड हो जाएगी, और उसको आप करेक्ट कर दोगे, फाउंड हो जाएगी तो करेक्ट कर दोगे। दूसरा क्या हो सकता है भाई साहब? आपको एरर ही नहीं मिली, कर लो क्या करोगे? एरर ही नहीं मिली, हो सकता है, पॉसिबल है, क्या पता एरर ही ना मिले। ठीक है। ये दो आउटकम्स आपके होते हैं डीबगिंग के। नाउ नेक्स्ट इज डीबगिंग अप्रोचेस क्या होता है। देखो डीबगिंग अप्रोचेस क्या होता है, देखो डीबगिंग अप्रोचेस बेसिकली एक दो तीन चार पांच तरह की डीबगिंग अप्रोचेस होती हैं। हम पांचों अप्रोचेज या स्ट्रेटजीज, आप जो मर्जी कह सकते हो, ठीक है, तो वो हम पढ़ते हैं। देखो सबसे पहली है ब्रूट फोर्स अप्रोच। ब्रूट फोर्स स्ट्रेटजी, सॉरी। देखो इस अप्रोच में हम पूरा प्रॉब्लम को लाइन बाय लाइन चेक करते हैं। आपकी प्रॉब्लम है, उसको आप लाइन बाय लाइन चेक करोगे। ब्रूट फोर्स अप्रोच वो होती है सिंपल। ठीक है। एक सेकेंड। लाइन बाय लाइन चेक करोगे, ब्रूट फोर्स अप्रोच है। देखो कैसे करते हैं। या तो हम इसको, अब ऑब्वियसली आप एक एक लाइन बैठ के पढ़ोगे तो हो नहीं कि हाँ ये लाइन ठीक है, ये लाइन ठीक है ना, ऑब्वियसली नहीं पढ़ोगे, कोई नहीं पढ़ता। तो क्या करते हैं हम इसके लिए? हम इसके लिए प्रिंट स्टेटमेंट्स लगाते हैं। प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम है, उसमें आपने कहीं पे भी रैंडमली अपने प्रिंट स्टेटमेंट लगा दी, उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट लगा दी, उसके बाद प्रिंट स्टेटमेंट लगा दी। तो उससे क्या होगा? आपको पता चल जाएगा, हाँ मेरा ये प्रिंट मैंने लिखा था हेलो यहाँ पे, तो ये हेलो तो चल गया, मतलब इसके ऊपर तो कोई एरर नहीं है। उसके बाद आपने एक लगाया क्लासेस बाय प्रिंट है, क्लासेस बाय सार्थक, क्लासेस बाय सार्थक तो प्रिंट हो गया, मतलब इसके ऊपर भी कोई एरर नहीं है। उसके बाद लगाया था सब्सक्राइब, सब्सक्राइब प्रिंट नहीं हुआ, मतलब हाँ क्लासेस बाय सार्थक और सब्सक्राइब के बीच में कहीं एरर है। ये होती है आपकी ब्रूट फोर्स अप्रोच। समझ गए? अब इसको अगर हम पढ़ें तो क्या लिखा है? द सिस्टम इज स्टडीड फॉर अ लॉन्ग टाइम टू अंडरस्टैंड इट्स बिहेवियर। डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सिस्टम आर क्रिएटेड टू हेल्प डिबगिंग। रिसेंट चेंजेस में मेड टू द सॉफ्टवेयर ऑल्सो एग्जामिन टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम कॉज ऑफ एरर। आप ये पढ़ लो, जब मैंने जो बताया सेम एक ही बात है। नेक्स्ट है आपकी बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग क्या होता है? इस मेथड में हम एरर के आउटपुट से पीछे की तरफ जाते हैं। जो भी मतलब जहां पे भी आउटपुट आता है उससे पीछे की तरफ जाते हैं। मतलब कैसे करते हैं इसको हम? जहां गलत आउटपुट मिला वहां से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है। स्टेप बाय स्टेप पीछे जाकर एरर को ढूंढते हैं। इन दिस अप्रोच प्रोग्राम इज ट्रेस्ड बैकवर्ड फ्रॉम द पॉइंट वेयर द एरर और फेलियर मैसेज अपीयर। जहां पे एरर फेलियर मैसेज अपीयर होता है उससे हम बैक ट्रैक करते हैं, मतलब पीछे जाते हैं। बैक ट्रैकिंग का मतलब क्या होता है? पीछे जाना, राइट। द फॉल्टी रीजन ऑफ द कोड इज आइडेंटिफाइड एंड स्टडीड इन डिटेल टू फाइंड द कॉज ऑफ डिफेक्ट। सिंपल। ठीक है। नेक्स्ट है फॉरवर्ड एनालिसिस। फॉरवर्ड एनालिसिस एक बैकवर्ड था, एक फॉरवर्ड होता है। ये बैकवर्ड था। फॉरवर्ड में क्या कहता है कि इस मेथड में हम पॉसिबल कॉज से स्टार्ट करके आगे बढ़ते हैं। कैसे? पोटेंशियल एरर कॉज आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है। सेकंड, हर कॉज का इफेक्ट ऑब्जर्व करते हैं। कैसे पढ़ते हैं? क्या लिखा है? द प्रोग्राम इज ट्रेस्ड फॉरवर्ड फ्रॉम द बिगनिंग यूजिंग द ब्रेक पॉइंट और द प्रिंट स्टेटमेंट्स। हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं या फिर ब्रेक पॉइंट्स को यूज करते हैं, और हम फॉरवर्ड की तरफ बढ़ते हैं। द आउटपुट एट डिफरेंट स्टेजेस आर ऑब्जर्व। हर मतलब प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं, हम आगे आगे बढ़ते जाते हैं, तो हर आउटपुट को ऑब्जर्व किया जाता है। द एरिया वेयर द इनकरेक्ट आउटपुट अपीयर इज फोकस्ड ऑन टू लोकेट दैट डिफेक्ट। ठीक है। जो भी आउटपुट आता है डिफरेंट स्टेजेस पे उसे हम ऑब्जर्व करते हैं, और इनकरेक्ट आउटपुट जहां पे आता है उस एरिया को हम ऑब्जर्व करते हैं वेरी इफेक्टिवली। फोर है ये तीन हो गए अपने। फोर्थ है अपना यूजिंग पास्ट एक्सपीरियंस। अब यूजिंग पास्ट एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? प्रोग्रामर है जो, वो अपना पास्ट एक्सपीरियंस देखता है अपना, या फिर आप
या फिर आप ऐसे कहते हो, इस अप्रोच में प्रोग्रामर अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस का यूज करता है। द डिबगर यूजेस प्रीवियस एक्सपीरियंस। जो भी डिबगर होता है वो प्रीवियस एक्सपीरियंस यूज करता है विद सिमिलर प्रॉब्लम टू फाइंड द एरर। मान लो उसने कभी पास्ट में देखा होगा कि भैया ऐसी एरर आ रही है तो कहाँ हो सकता है एरर, राइट। तो वो ऐसे ढूंढ सकता है। द सक्सेस ऑफ मेथड डिपेंड्स ऑन द लाइन, द स्किल्स एंड द एक्सपर्टीज ऑफ द डिबगर। ठीक है। Cause elimination. This approach uses to concept binary partitioning. Data related to the error is analyzed and divided to eliminate possible cause step by step until the actual cause identified. मतलब मतलब इस मेथड में हम पॉसिबल कॉज को एलिमिनेट कर जाते हैं। जैसे आप कह सकते हो ना कि आपको लग रहा है कि हाँ ये प्रोग्राम में ना ये एरर होगी। आप खुद ही सोच रहे हो कि ये हो सकती है, मुझे नहीं पता है नहीं है बट ये हो सकती है। तो आप क्या करते हो, उसको एलिमिनेट कर देते हो। पॉसिबल है ना, तो इसको हटा देता हूँ, मे बी यही एरर हो, है ना। तो यही चीज आपकी कॉज एलिमिनेशन कहती है। आई होप आपको चारों पॉइंट समझ आएंगे। ब्रूट फोर्स में क्या करते हैं हम, प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करके, हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करके हम चेक करते हैं कि यहाँ तक प्रिंट हो गया, देन देखते हैं बैक ट्रैकिंग में हम जहाँ एरर आ रही है वहां से पीछे जाते हैं, फॉरवर्ड में आगे जाते हैं। पास्ट एक्सपीरियंस, कॉज एलिमिनेशन, ये चारों पॉइंट बहुत अच्छे और इजी थे। इसके बाद डीबगिंग टूल्स। देखो डीबगिंग टूल्स क्या होते हैं, डीबग करने के लिए टूल्स बेसिकली, है ना। डीबगिंग टूल्स इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज टू टेस्ट एंड डीबग अदर प्रोग्राम्स। ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम ही होता है जिस जो हेल्प करता है और टेस्ट करता है या डीबग करता है अदर प्रोग्राम्स को। दीज टूल्स हेल्प्स डेवलपर टू एनालाइज, वही जो डीबगिंग में हेल्प करता है यही चीज। ये जो डीबगिंग टूल होता है ये डीबगिंग करने में हेल्प करता है, मतलब आइडेंटिफाई, एनालाइज और एरर को फिक्स करने में लिए हेल्प करता है। Many public domain debugging tools such as GDB, DBX available हैं। These tools generally provided console-based and command-line interface. ठीक है। There are also automated debugging tools like code-based tracers, profiler, and interpreters, which helps in monitoring program execution and detecting performance or memory-related issues. Some widely used debugging tools include Radar 2, WinDBG, Valgrind, ठीक है। These tools make the debugging process easier, faster, more efficient। ये debugging tools के बारे में था सारा। Now अब हम देखते हैं प्रोग्राम टेस्टिंग टू डॉक्यूमेंटेशन। ये टॉपिक बहुत अच्छा है। इसमें आप बेसिकली टेस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन के बारे में पढ़ते हो, क्या है वो हम देखते हैं, ठीक है। टेस्ट, सबसे पहले देखते हैं टेस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन क्या होता है। Testing documentation refer to the document that are created before or during the testing of the software application। देखो टेस्टिंग डॉक्यूमेंट, सॉरी, अरे हाँ, टेस्टिंग डॉक्यूमेंट क्या होता है, बेसिकली वो डॉक्यूमेंट होता है जो बनाया जाता है बिफोर, ध्यान रखना बिफोर या फिर ड्यूरिंग द टेस्टिंग ऑफ अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। जब किसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की टेस्टिंग हो रही होती है ना, तब ये डॉक्यूमेंट बनाया जाता है। These documents show the importance of testing process for a customer, individual or organization। वो कहता है ये डॉक्यूमेंट्स दिखाता है इंपॉर्टेंस किसकी, टेस्टिंग प्रोसेस की, किस फॉर द कस्टमर्स, कस्टमर्स के लिए या इंडिविजुअल्स के लिए टेस्टिंग प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है ये दिखाता है। टेस्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टेस्टिंग इज प्लान्ड, डिजाइंड, एग्जीक्यूटेड एंड इवेल्युएटेड। ये डॉक्यूमेंट, ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट में हर चीज लिखी होती है टेस्टिंग की, तो ये भी लिखा होता है। ये भी बताता है, अंडरस्टैंडिंग देता है क्लियर कि किस तरह से टेस्टिंग प्लान की गई है, डिजाइन की गई है, एग्जीक्यूट की गई है और इवेल्युएट की गई है। ये चारों चीजें बहुत जरूरी है याद रखना। क्या क्या चीजें करी गई हैं, प्लान किस तरह की गई है, डिजाइन, एग्जीक्यूटेड और इवेल्युएट किस तरह से ये सब चीजें हुई हैं, ये टेस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन के अंदर होता है। इट इज अ कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट यूज टू डिस्क्राइब टेस्ट प्लानिंग, टेस्ट डिजाइन, टेस्ट एग्जीक्यूशन एंड टेस्ट रिजल्ट obtained फ्रॉम टेस्टिंग एक्टिविटीज। वो कहता है ये कंप्लीट सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है जो यूज किया जाता है टू डिस्क्राइब टेस्ट प्लानिंग, टेस्ट डिजाइन, टेस्ट एग्जीक्यूशन एंड टेस्ट रिजल्ट।
कि टेस्ट की प्लानिंग कैसे हुई है, वही सेम चीज ऊपर वाली लिखी है। प्रॉपर टेस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन हेल्प्स improve सॉफ्टवेयर क्वालिटी, इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड सपोर्ट फ्यूचर मेंटेनेंस। जब आप किसी टेस्टिंग की डॉक्यूमेंटेशन को अच्छे से बना लेते हो ना, तो वो क्या हेल्प करती है फ्यूचर में, कभी जब कुछ एरर आई कोड में तो सॉफ्टवेयर में, तो वो हेल्प करता है कि देखने में कि भैया टेस्ट कैसे हुआ है, तो हम इसको किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं, या टेस्ट करते हुए कुछ एरर आई थी, कुछ दिक्कत हुई थी जो उन्होंने ठीक करी है, तो हम वहां पे जाके देख लेते हैं। दिस काइंड ऑफ थिंग सपोर्ट करती है फ्यूचर मेंटेनेंस में, बहुत हेल्प करती है टेस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन। तो ये जरूर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ टेस्ट डॉक्यूमेंट। टेस्ट टेस्ट डॉक्यूमेंट के टाइप्स क्या क्या होते हैं। देखो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर बहुत सारे टेस्ट डॉक्यूमेंट्स यूज किए जाते हैं, जैसे टेस्ट सिनेरियो, जो ये नाम्स हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हो। टेस्ट सिनेरियो, टेस्ट केसेस, टेस्ट प्लान, रिक्वायरमेंट, ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, टेस्ट स्ट्रेटजी, टेस्ट डेटा, बग रिपोर्ट, टेस्ट एग्जीक्यूशन रिपोर्ट, ये सब जो है टाइप ऑफ टेस्ट हैं जो कि एक सॉफ्टवेयर के होते हैं। नेक्स्ट इज कंसिडरेशन फॉर चॉइस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज कंसिडरेशन फॉर चॉइस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। ओके, सो क्या क्या आप चॉइस जो डेटा स्ट्रक्चर को चुनते समय क्या क्या कंसिडरेशन आप देख सकते हो, ये भी एक सेपरेट टॉपिक है, टेस्टिंग डॉक्यूमेंटेशन से अलग है। कुछ है चीजें कि आप जो है, एक सेकेंड, साइज ऑफ डेटा देख सकते हो कि डेटा का साइज कैसा है, तो उस हिसाब से आप डेटा स्ट्रक्चर को चूज कर सकते हो। अगर मान लो कोई मतलब क्या कहते हैं उसे, फिक्स साइज है तो आप एरे का यूज कर लो, डायनेमिक साइज है तो आप लिंक लिस्ट का यूज कर सकते हो, है ना। ये साइज आप कंसिडर करके आप डेटा स्ट्रक्चर को चूज कर सकते हो। या साइज ऑफ स्टोरेज, द डेटा डायनेमिक सच एज हाउ डेटा चेंजेस, और ये सारी चीजें, स्पीड ऑफ डेटा यूज, ये सब चीजें आप ध्यान में रख के आप डेटा स्ट्रक्चर का चयन कर सकते हो। ओके, सो यही था आपका यूनिट 1 में। यूनिट 1 कवर हुई। यूनिट 2 देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। सो आई होप आपको ज़रूर समझ आया होगा अभी तक का। नहीं समझ आया तो प्लीज़ आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये वीडियो शायद थोड़ी सी एज कम्पेयर टू अदर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ ज़रूर आया होगा। अगर समझ आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ये वीडियो अपने दोस्तों तक जो डाटा स्ट्रक्चर पढ़ना चाहते हैं उन तक ज़रूर पहुँचाना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, नेक्स्ट यूनिट के साथ। जल्दी से डेटा स्ट्रक्चर को रैप करके हम खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।